नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। और हम शुरू कर रहे थे उत्तराखंड वन लाइनर को, जो कि नोट्स पब्लिकेशन की बुक है BS नेगी की। और इस सीरीज़ में हमने शुरू किया था सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को, जिसमें हमने देखा था उत्तराखंड विविध। उसके बाद आए थे हम यूनिट सेकंड में, जिसका पहला चैप्टर था उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। और उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास में हमने एक प्राचीन इतिहास का ओवरव्यू देखा, प्रागैतिहासिक काल देखा और उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ देखी। और साथ में हमने देखा उत्तराखंड के इतिहास का कालखंड, जिसमें हमने यहाँ के शिलाश्रय देखे, यहाँ के समाधान देखे। और उसके बाद हमने देखे थे आद्य ऐतिहासिक काल को, प्रमुख लेख भी देखे थे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासनकाल, जो कि है इसका दूसरा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति से, जो कि है कुड़िंद। तो देखते हैं कुड़िंद का शासनकाल। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद थे, जिनके शासन की जानकारी का स्रोत जो है वो कुड़िंद मुद्राएं हैं। हमें उत्तराखंड की कई जगहों से कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी, जिसने अपना प्रॉपर राजनीतिक रूप से शासन किया था, वो कुड़िंद था। काशी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। और यशवंत कठौच के अनुसार कुड़िंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। एक लंबा पीरियड उन्होंने यहाँ पर बिताया और पूरा उन्होंने यहाँ पर शासन किया है, यशवंत कठौच ऐसा बताते हैं। कुड़िंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था अमोघभूति। और अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सोनेत से बेहद तक प्राप्त होती हैं। और दक्षिण में सोनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। अमोघभूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में राज्ञः कुड़िंदस अमोघभूतिस महरजस अंकिता। क्या अंकिता? राज्ञः कुड़िंदस अमोघभूतिस महरजस अंकिता। और महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है और कुड़िंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों की जो पहली राजधानी थी वो कलकूट थी। कलकूट यानी कि क्या? कालसी। जबकि दूसरी जो राजधानी थी वो शत्रुघ्न थी। कुड़िंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। और महाभारत व अष्टाध्यायी में कुड़िंदों की जो जानकारी मिलती है और वन पर्व में कुड़िंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। हमने क्या देखा था कि कुड़िंद के जो शासक थे सुबाहु, उनकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर में थी। तो महाभारत के अष्टाध्यायी में कुड़िंद की जानकारी मिलती है। विदेशी लेखक टॉलमी ने भी कुड़िंद शासन का वर्णन किया है। और कुड़िंद मुद्राएं जो टिहरी गढ़वाल के थत्यूड़ या अठूर और उत्तरकाशी के देवढुंगा जो कि पुरौला में है, श्रीनगर के सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव और कुमाऊं के कत्यूर घाटी बागेश्वर से प्राप्त होती हैं। तो कुड़िंद मुद्राएं हमें बेसिकली कहाँ से मिलती हैं? टिहरी गढ़वाल में थत्यूड़ से, जिसे थत्यूड़ कहा जाता है, और अठूर से, और उत्तरकाशी के देवढुंगा पुरौला से, श्रीनगर के सुमाड़ी से, और पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव से, और कुमाऊं में कत्यूर घाटी बागेश्वर से मिलती हैं। कुड़िंदों के बारे में 5 अभिलेख में से 4 भरहुत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुड़िंदों के समकालीन वंश योग्य व औदुंबर गढ़ राज्य थे। जो समकालीन वंश थे वो क्या थे? योद्धे थे और औदुंबर गढ़ राज्य थे। और अब हैं कुड़िंदों की मुद्राएं। कुड़िंदों की जानकारी का एकमात्र स्रोत केवल उनके सिक्के हैं। और कुड़िंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। कौन कौन सी हैं? एक हो गया अमोघभूति प्रकार की मुद्रा, दूसरी अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, और तीसरी चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा है। अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो रजत व तांबे की बनी हुई हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। और अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं हैं, जिसमें शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त, मगभत कुड़िंदों से संबंधित है। यानी कि अल्मोड़ा से मिली जो 4 मुद्राएं हैं उसमें एक में शिवपालित का उल्लेख है, हरिदत्त का उल्लेख है, शिवदत्त का उल्लेख है, और एक मुद्रा में लिखा हुआ है मगभत, यानी कि मगभत लिखा हुआ है। तो अल्मोड़ा से 4 प्रकार की मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। और अल्मोड़ा प्रकार की जो कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की है, एक आशेक की है, और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की जो कत्यूर घाटी से मिली हैं मुद्राएं, कत्यूर घाटी बागेश्वर से जो मुद्राएं मिली हैं उसमें 54 मुद्राओं में से एक तो शिवदत्त की है, एक आशेक की है, और एक जो बाकी शेष मुद्राएं हैं वो गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिव रक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी वो है। और अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुड़िंद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। और कुड़िंदों के जो अधिष्ठाता देव थे छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। और 8 कुड़िंद शासक जिनके नाम का जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में उल्लेख है वो है शिवपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरदत्त, गौमित्र, विजयभूति, आशेक और मगभत। तो ऐसे मगभत नाम उसमें है।
और छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रकार की जो मुद्राएं हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा है वो रजत व तांबे की बनी हुई है, जिसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लेख लिखे गए हैं। और अल्मोड़ा से 4 जो मुद्राएं मिली हैं वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। और तीसरा हमने पढ़ा कि अल्मोड़ा के जो सिक्के हैं उनमें लगभग संभवतः 8 कुरिंद नरेशों का उल्लेख कर रखा है। और जो कुरिंदों के अधिष्ठाता देव थे वो छत्रेश्वर थे, यानी कि भगवान शिव थे। और इन्हीं के नाम पर एक मुद्रा भी है छत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की, और इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कुडिंदास कॉइन नाम की एक पुस्तक की रचना हुई है जो MP जोशी ने की है। और कुडिंदों की जो मुद्राएं हैं 5 राज्यों से मिली हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से। तो अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। और शकों को हमने क्या बताया कि ये जो खस जाती है ना उसका ही एक अपभ्रंश है। तो अमोघ भूति के बाद क्या हुआ था कि मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। और शकों की जो पुष्टि है वो कटारमल का सूर्य मंदिर भी करता है। और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से भी शकों की पुष्टि होती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड में शक संवत चला था, तो वो भी शकों के होने का एक प्रमाण देता है। अल्मोड़ा सिक्के दिसंबर 1975 में खोजे गए थे। और 36 कुरिंद रजत व 2 रजत मुद्राएं अठूर टिहरी से मिली हैं। 36 कुरिंद की जो रजत मुद्राएं हैं और 2 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से मिले हैं? अठूर या थत्यूड़ टिहरी से मिली हैं। और अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में 5 आकृतियां मिली हैं, जिसमें देवी, मृग, चक्र, स्वास्तिक और नाग पाए गए हैं। अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्रा है ना उसमें 5 आकृतियां मिली हैं। एक तो देवी का चित्र मिलता है, मृग का मिलता है, चक्र का मिलता है, स्वास्तिक का मिलता है और नाग का मिलता है। उत्तराखंड में कुषाण शासन अब हम देखते हैं। तो कुडिंद हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे कुषाण शासन। तो कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं वो वीरभद्र, मोर ध्वज और गोविषाण से प्राप्त होती हैं। और गोविषाण सिक्कों की जो खोज है वो 1960 ईस्वी में KP नौटियाल ने की थी। और वीरभद्र को कहते हैं ऋषिकेश, मोर ध्वज को कहते हैं कोटद्वार और गोविषाण को कहते हैं काशीपुर। तो ये इनके क्या है? पौराणिक नाम है। ऋषिकेश को वीरभद्र कहा जाता था, कोटद्वार को मोरध्वज कहा जाता था और काशीपुर को कहते थे गोविषाण। कुषाणों का शक्तिशाली जो शासक था वो था कनिष्क, जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया था और जिसकी राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। और भारत में जो सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी हुए थे वो कुषाणों के समय में ही जारी हुए थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र जो शासक था वो कनिष्क था। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और जिसका उत्तराधिकारी हुविष्क था। और हुविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई हैं। हुविष्क नाम का एक इनका कौन था? शासक था। तो किसका था वो? कनिष्क का उत्तराधिकारी था। और इसकी 44 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं मुनि की रेती से, 1972 में प्राप्त हुई। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण टीले से प्राप्त हुई हैं, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना हुआ है। और 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई हैं, जिन पर वसु नामक राजा का चित्र मिलता है। कनिष्क की नाड़क स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई हैं। और मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र और भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन अवशेषों की प्राप्ति होती है। तो हम अगर कुषाणों के शासन में देखें तो मेन हमें ऋषिकेश, कोटद्वार और काशीपुर से इनकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जो कि 1960 में काशीपुर के जो सिक्के थे उनकी जो खोज हुई थी वो KP नौटियाल ने की थी। अब हम अगर देखें तो कुषाणों का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क और उसका उत्तराधिकारी था हुविष्क। और हुविष्क की भी 44 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं मुनि की रेती से। और साथ में अगर हम देखें तो वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं काशीपुर से, यानी कि गोविषाण के टीले से, और जिसमें शिव व नंदी का चित्र बनाया हुआ है। और मोरध्वज, पांडुवाला, वीरभद्र और भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन जो अवशेष है उनकी प्राप्ति होती है कि हाँ यहाँ पर कुषाण का शासन था। उत्तराखंड का यौधेय वंश। कुषाणों को कुचलने में जो मुख्य भूमिका रही वो यौधेय शासकों की रही और यौधेय कुनिंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जौनसार, भाबर, देहरादून और कालो डांडा लेसडाउन से प्राप्त होती हैं। यौधेय शासकों के द्वि व त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के भी प्राप्त होते हैं। यौधेय वंश की जो जानकारी है हमें उनके निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के मध्य भाग में था। यानी कि जो यौधेय वंश के सिक्के हमें मिलते हैं वो ये बताते हैं कि उनका शासन कहाँ था? यमुना और सतलज नदी के मध्य में था। तो कौन सा वाला एरिया होगा? एक तो आधा उत्तराखंड का एरिया हो गया, बीच में हिमाचल का एरिया हो गया, और सतलज नदी कहाँ पर बहती है?
हिमाचल से पंजाब की ओर, तो उधर वाला एरिया हो गया। यौदेकालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठाता देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है और उनकी मुद्राओं से विदित होता है कि उसमें गढ़ शासन प्रणाली विद्यमान थी, यानी कि जन शासन था वहाँ पर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से यह पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने यौधेय गढ़ राज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया था। अब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख पता चलता है हमें, और वो क्या बताता है कि जो यौधेय का गढ़ राज्य था उसने समुद्रगुप्त ने उसको विजित कर लिया था। और जौनसार में 1936 में यौधेय मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं जौनसार क्षेत्र से। युगशैल का गोत्री वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। या कालसी प्रदेश का मतलब क्या हो गया कि कालकोट, कालसी वाला एरिया जो है, इसके आसपास में गोत्रीय वंश था। और गोत्रीय वंश का जो प्रतापी शासक था वो शीलवर्मन था। शीलवर्मन ने देहरादून के जकद ग्राम में बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था और इसके यमुना तट पर 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे तथा शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो उत्तराखंड में ना अलग अलग जो राजनीतिक शक्तियाँ आई उस टाइम पर, कि किसी ने किसी के क्षेत्र को विजित कर लिया, किसी ने किसी के क्षेत्र पर हमला करके उस क्षेत्र में कब्जा कर लिया। तो उस तरीके से हमें अलग अलग जगह से अलग अलग लेख मिलते हैं, अलग अलग स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, अलग अलग तांबे की मुद्राएं मिलती हैं। तो वो उनके उस टाइम का जो क्षेत्राधिकार है ना उसको बताती हैं। तो इसलिए हम इसमें कई सारे शासन, कई सारे वंश को इसमें हम आगे पढ़ेंगे। और इसी तरीके से है कुलूत वंश। तो कुलूत वंश जो है वो कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था और कुलूत वंश की जानकारी बृहत संहिता व मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। कुलूत वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था वीरयश, और वीरयश की वृत्ताकार रजत मुद्रा हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। काशीपुर कोविशाण में मित्र वंश। अब देखते हैं हम, काशीपुर बहुत छोटा सा एक एरिया है और वहाँ पर भी एक मित्र वंश है जो शासन कर रहा था। तो काफ़ी छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियाँ उस टाइम पर शासन कर रही थी और उनके छोटे छोटे गढ़ विभाजित थे कि ये एरिया इसका, ये एरिया इसका। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है और मातृ मित्र और पृथ्वी मित्र हैं। अब आ जाता है हिमालय का कर्तपुर राज्य। कर्तपुर राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है कि जो छोटे छोटे राज्य थे ना, ये भी जो बड़ी उस टाइम पे इंडिया में शासन कर रही थी शक्तियाँ, उनके अधीन रहते थे, उनके अधीन इनको बताया गया है। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कर्तपुर पर कुड़िंदों का जो शासन था एवं कर्तपुर राज्य की जो राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर थी। और स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था और उस समय कर्तपुर राज्य में भी हुणों का आक्रमण हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमाड़ और मिहिरपुर के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। तो ये बताते हैं, जो राहुल सांकृत्यायन है इन्होंने भी उत्तराखंड की हिस्ट्री पर काफ़ी रिसर्च किया है, तो उनके भी काफ़ी इसमें पॉइंट मिलते हैं कि उनका इस वंश के बारे में या इस शासन शक्ति, इस राजनीतिक शक्ति के बारे में क्या कहना है। तो ये बताते हैं कि स्कंदगुप्त काल जब था तो उस टाइम पर हुणों का आक्रमण हुआ था और कर्तपुर राज्य जो कि उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड का मिला हुआ भाग है, एक उत्तरी क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी हुणों का आक्रमण बताते हैं। अब आ जाता है सिंहपुर का यदुवंश। यदुवंश का शासन 6वीं से 7वीं सदी के आसपास रहा था और यदुवंशी राजाओं की जो जानकारी है वो लाखा मंडल से प्राप्त होती है और राजकुमारी ईश्वरा के लेख भी यहाँ से हमें मिलते हैं और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम यहाँ पर उल्लेखित हैं। इस लेख में यदुवंश का जो संस्थापक है श्री सेनवर्मन था और जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। और राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी और जलंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर भी बनाया था। तो ये हमें बताते हैं कि वहाँ पर जो हमें एक शिव मंदिर मिला है ना, और लाखा मंडल में जो हमें ये लेख मिलता है ना, ये बताते हैं कि यहाँ पर यदुवंश का भी शासन था। अब जैसे शिवपुर में उसका शासन था तो वो शासन फैला होगा। अशोक का हमें कालची अभिलेख मिलता है उत्तराखंड में ऊपर आकर के। तो इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग जगह पर अपने अभिलेख बनवाए, अपने ये जैसे शिव मंदिर बना दिया, तो वो उन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है कि हाँ यहाँ पर इस वंश का भी शासन रहा होगा। अब आ जाता है छागलेश वंश। तो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित है। खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के स्पष्ट नाम मिलते हैं और इन अभिलेखों में जो पहला नाम है वो है नरपति जयदास और अंतिम नाम है नामछत नामक राजा का मिलता है।
अगला है उत्तराखंड में नागवंश। 6वीं से 7वीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है और नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। अब गोपेश्वर चमोली में है, तो यहाँ पर एक त्रिशूल लेख मिला है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर नागों की भी नागवंश भी था। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, जो हैं स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और अंशुनाग। कौन कौन से राजा? स्कंदनाग, गणपतिनाग, विभुनाग और अंशुनाग। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपतिनाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति यानी कि त्रिशूल की स्थापना की थी। गणपति नाम के जो एक शासक थे, उन्होंने अपने राज्य के दूसरे वर्ष में, जब वो दूसरे वर्ष शुरू हुआ था, तो उन्होंने रुद्र महालय के सामने शक्ति यानी कि त्रिशूल की स्थापना की थी। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं से 7वीं सदी ईस्वी के दक्षिण ब्रह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। उस टाइम पे जो उसमें लेख लिखा गया है ना, वो दक्षिण ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया उन्होंने। और उत्तरकाशी के बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख, जो कि त्रिशूल लेख है, से नागवंशी राजा गणेश्वर तथा गुह की जानकारी भी मिलती है। अब यहाँ पर उत्तरकाशी के बाड़ाहाट में एक बाड़ाहाट उत्तरकाशी का एक पौराणिक नाम है, तो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ लेख है, यहाँ पर एक प्रकार का त्रिशूल लेख है। तो यहाँ पर भी गणेश्वर और गुह जो एक नागवंशी राजा हैं, उनकी जानकारी मिलती है। और गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। यानी कि गोपेश्वर में जो अभी ये लेख मिला है ना, त्रिशूल लेख, तो इसे कहते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को ही जाता है। अब जैसे यमुना घाटी में हमने पढ़ा कि लाखा मंडल के यहाँ पर यदुवंश था, ऊपर हमने देखा यदुवंश था, जिसमें राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिलता है। तो कहते हैं कि यदुवंश का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय है, नाग शक्ति को ही जाता है। मौखरी वंश के जो संस्थापक हैं वो हरिवर्मा हैं, जिन्होंने 480 से 500 ईस्वी तक शासन किया। और गृहवर्मा का जो विवाह है थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री से हुआ। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया। और मौखरी वंश के जो अंतिम शासक थे गृहवर्मा, इसका संस्थापक हरिवर्मा था। और गृहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। तो ये तो हम जो भारत का इतिहास है उसमें भी हम पढ़ते हैं कि जो थानेश्वर के राजा थे और वहाँ की राजकुमारी थी राजश्री, उसका विवाह होता है गृहवर्मा से। हर्षवर्धन का शासनकाल आता है। फिर थानेश्वर का हर्षवर्धन। बाण भट्टे द्वारा रचित हर्षचरित नाम की पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। और हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेंशांग हिमालय के पो लो ही मो पूलो और ब्रह्मपुर राज्य में गया था। तो ह्वेंशांग का वर्णन मिलता है, क्योंकि ह्वेंशांग ने अपनी किताब में वर्णन कर रखा है इधर हिमालय का और उत्तराखंड राज्य का और हरिद्वार का। तो वो बताता है कि हाँ, उस टाइम पे थानेश्वर का जो शासक था हर्षवर्धन, उसका शासन था और एक चीनी यात्री ह्वेंशांग यहाँ पर आया था। और ह्वेंशांग ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है, क्योंकि बौद्धों का क्या हो रहा था यहाँ पर, जब यहाँ पे शक थे तो काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो बताता है कि यहाँ पर 5 बौद्ध विहार हैं। कर्निंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा। और ह्वेंशांग ने गंगा को महाभद्रा कहा और हरिद्वार के लिए मोयूलो कहा। गंगा को कहा उसने कि महाभद्रा है, और उत्तराखंड जो गढ़वाल और कुमाऊं वाला क्षेत्र है उसको कहा कि ब्रह्मपुर है, और हरिद्वार को कहा मोयूलो, जिसका क्षेत्रफल उसने 20 ली बताया, एक जो चीनी माप होता है एक। तो इस टाइम पे था ह्वेंशांग, और ह्वेंशांग यहाँ पर आया था। और हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय देखते हैं कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो फिर कैसा रहा। कान्यकुंज राज्य के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया, जिसके बाद कान्यकुंज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविशाण राज्यों में विघटित हो गया। इन 3 राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर था। अच्छा, जो इसमें एक जॉइंट था ना, उत्तराखंड हिमाचल और उत्तराखंड और हिमाचल का जो एक जॉइंट एक राज्य था जिसको ह्वेंशांग ने ब्रह्मपुर कहा था, तो ये ब्रह्मपुर शत्रुघ्न और गोविशाण में डिवाइड हो गया था उसके बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। तो मध्य हिमालय का क्षेत्र, यानी कि मध्य हिमालय का क्षेत्र वही हो गया, बीच वाला एरिया। कान्यकुंज राज्य विघटन की जानकारी हमें ह्वेंशांग के यात्रा वृतांत सीयूकी से मिलती है, तथा इसी यात्रा वृतांत में उन्होंने उत्तराखंड के मदावर व गोविशाण राज्य का भी वर्णन कर रखा है। गोविशाण वही हो गया हमारा काशीपुर। और ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। और मार्कंडेय पुराण में बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का भी उल्लेख मिलता है। और बृहत संहिता की जो रचना है वो वराहमिहिर ने की है। ये बताते हैं कि ब्रह्मपुर राज्य के भी उत्तर में, ये तो मध्य हिमालय की बात हो गई, नीचे लघु हिमालय वाली बात। तो लघु हिमालय वाला जो एक बीच की एक जो पट्टी है ना, वो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण में विभक्त हो गई।
उसके बाद जो उसका उत्तरी क्षेत्र है वो सुवर्ण गोत्र देश कहलाया या स्त्री राज्य कहलाया। और इसके बाद हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है जो उस ऊपर वाले एरिया में रहता था। और साथ ही जो वृहत संहिता है, वृहत संहिता और मार्कंडेय पुराण भी पर्वताकार राज्य के एक उल्लेख करते हैं। और वृहत संहिता की जो रचना है वो वराहमिहिर द्वारा की गई है। अब देखते हैं ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश कैसा था। तो हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में ब्रह्मपुर सर्वाधिक विस्तृत राज्य था जिस पर पौरव वंश का शासन था। ये इनके मध्य हिमालय क्षेत्र में फैला हुआ था। और ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर के पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत था। और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजा थे। पौरव वंश की जो शासन है वो 6ठी सदी से 8वीं सदी तक रहा। और अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है वो पौरव और ब्रह्मपुर राज्य से था। अच्छा, अल्मोड़ा का जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ना वो भी पौरव और ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है। हाँ, पौरव वंश का है वो तालेश्वर ताम्रपत्र। तो तालेश्वर ताम्रपत्र की जो खोज है 1915 में हुई थी। और तालेश्वर ताम्रपत्र में द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के शासन का उल्लेख मिलता है। और पौरव वंश के जो संस्थापक राजा थे वो तो विष्णुवर्मन प्रथम। पौरव वंश का शासन जो है राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे। जो पौरव वंश के जो शासक थे ना वो इस राज्य को बोलते थे पर्वताकार राज्य। और पौरव वंश के ताम्रपत्रों में 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। विष्णुवर्मन प्रथम के बाद वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का शासन मिलता है। कौन कौन सा 5 शासक थे? विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। पौरवों के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। हाँ, वीरणेश्वर स्वामी थे इनके देवता। और पौरव शासकों की जो उपाधि है वो है महाराजा धीराज परम भट्टारक। ब्रह्मपुत्र के पौरव राजवंश एवं उनके प्रशासन का जो मुख्य स्रोत है ना वो अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र है। हाँ, ये जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ना पूछा जाता है कि ये किस राजवंश से संबंधित है। तो ये ब्रह्मपुर के पौरव राजवंश है वो उनके प्रशासन का जो मुख्य स्रोत है वो अल्मोड़ा से प्राप्त तालेश्वर ताम्रपत्र है। तालेश्वर जो पत्र है वो उसकी जो भाषा है वो संस्कृत है और उसमें गुप्त ब्राह्मी लिपि अंकित है। और तालेश्वर ताम्रपत्र में निम्न नगरों का वर्णन हुआ है। कौन कौन से? दीपपुरी, कार्तिकेयपुर, त्र्यंबपुर, ब्रह्मपुर। इसे इंद्र की नगरी और नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है। किसे? ब्रह्मपुर को कहा गया इंद्र की नगरी है और नगरों में श्रेष्ठ है। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग कर रखा है। तालेश्वर ताम्रपत्र ही एकमात्र है जो पौरव राजवंश की जानकारी देता है और ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुआ है। और इसमें 4 नगरों का वर्णन है जो कि दीपपुरी है, कार्तिकेयपुर है, त्र्यंबपुर है और ब्रह्मपुर है। और ब्रह्मपुर को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इसमें, इंद्र नगरी है कि ये। पौरव वंश का प्रशासन देख लेते हैं। पौरव शासकों का निवास स्थान को कोट कहते थे और राजकुमार के लिए राजपुत्र का प्रयोग होता था। और पौरव वंश के सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य कहा गया है। सभी मंत्री जो कहलाते थे वो राजमात्य कहलाते थे। निवास स्थान को कोट कह दिया, राजकुमार के लिए राजपुत्र कह दिया और सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य कह दिया। पौरव वंश के सेनानायक को बलाध्यक्ष कहते थे। बलाध्यक्ष है कि सेनानायक को बलाध्यक्ष कहते थे। संधि विग्रहिक विदेश मंत्री को कह दिया संधि विग्रहिक, जो संधि करवाता है। और दिवीरपति लेखक वर्ग का जो प्रधान है वो उसे दिवीरपति कहते हैं। और जमनपति पदातिक सेना का मुख्य होता था। पदातिक सेना यानी कि जो पैदल चलने वाली सेना है उसका जो मुखिया था वो जमनपति। पौरव शासकों की आय का जो स्रोत था वो भूमिकर था जिसे भाग कहते थे। और गुप्तचर का जो कार्य था कटुक करते थे। गुप्तचर कौन थे? कटुक। और भूमिकर प्रमुख आय का स्रोत था जिसे भाग कहते थे। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहते थे। और पौरव काल में 2 तरीके की भूमि होती थी, एक थी केदार भूमि और एक थी सारी। सिंचित भूमि को केदार कहते थे और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। भूमि मापन के लिए द्रोण वापम, खारी वापम और कुलिया वापम विधि का प्रयोग होता था। पौरव वंश की सेनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पैदल सेना, इसका मुखिया जमनपति, और दूसरा गजपति, तीसरा अश्वपति। गजपति हाथी वाले हो गए, अश्वपति घोड़े वाले हो गए। पौरव काल की भूमि माप प्रणाली कैसी थी देखते हैं कि द्रोणवाप क्या था। हमने अभी देखा कि भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारी वापम और कुलिया वापम विधि का प्रयोग था। तो द्रोणवापम क्या था? 16 नाली यानी कि 32 सेल। और कुलिया वाप क्या था? 8 द्रोण यानी कि 256 सेल। और खारी वाप था 20 द्रोण और 640 सेल। अगर पौरव वंश के कुछ पदाधिकारियों का वर्णन करें
तो प्रतिहार कहते हैं किसे, महाअंगरक्षक को। जमनपति पदाधिक सेनापति यानी कि वही पैदल सेना का सेनापति। महासत्रपति उत्सव अधिकारी। सूपकारपति प्रधान रसोइया। दिविरकोट कौन, लेखक वर्ग का प्रधान। भागिक कौन, भूमि कर अधिकारी। कटुक कौन, गुप्तचर। भौक्तिक कौन, प्रांत अधिकारी। दूतक कौन, दूत। तो देखते हैं, महाअंगरक्षक प्रतिहार, पदातिक सेनापति जमनपति, उत्सव अधिकारी महासत्रपति, प्रधान रसोइया सूपकारपति, लेखक दिविरकोट, भूमिका अधिकारी भागिक, गुप्तचर कटुक, प्रांत अधिकारी भौक्तिक, दूत दूतक। तो इसके ये पदाधिकारी हैं। अब आ जाता है शत्रुघ्न राज्य। अब हमने देखा कि 3 भागों में डिवाइड हो रखा है वो मध्य हिमालय। तो एक हो गया हमारा पौरववंश आ गया, दूसरा शत्रुघ्न राज्य आ गया। कान्यकुंज राज्य का जो दूसरा भाग है वो शत्रुघ्न राज्य में टूटा। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य की जो पूर्वी सीमा है गंगा और उत्तर में हिमालय था। अच्छा, पूर्वी सीमा पर गंगा बता दिया है इसका, और उत्तरी जो एरिया है वो हिमालय, और राज्य के मध्य में यमुना बहती है, यानी कि यमुना इसका सेंटर हो गया। यमुना सेंटर है। तो ये हमारा शुरू होगा हिमाचल से लेकर के और उत्तरी हिमालय और पूर्वी अगर इसका गंगा है तो हाँ आधे उत्तराखंड तक, आधा उत्तराखंड इसमें आएगा। कर्निंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। सिरमौर गढ़वाल वही हिमाचल प्रदेश इसका मेन पॉइंट हो गया बीच में। अब आता है गोविशाण राज्य। कान्यकुंज राज्य का जो तीसरा भाग है वो गोविशाण राज्य में टूटा था, और कर्निंघम के अनुसार गोविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर और पीलीभीत जनपद भी थे। हाँ, इसमें रामपुर और पीलीभीत जनपद आ जाएंगे, काशीपुर से इधर से लगे हुए ना, क्योंकि उधम सिंह नगर से लगे हुए हैं नीचे से। और गोविशाण का जो विस्तार है वो पश्चिम में रामगंगा से लेकर के पूर्व में शारदा नदी तक था। ठीक है, और कर्निंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्गीय किले को इस राज्य से संबंधित बताया है। और शत्रुघ्न, ब्रह्मपुर और गोविशाण का जो उल्लेख है युवान च्वाड के यात्रा वृतांत में मिलता है। अब ये एक यात्री आया था युवान च्वाड, तो उसके यात्रा वृतांत में भी इन राज्यों का क्या है उल्लेख कर रखा है। अब है पलेठी का शिलालेख। देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था। मैंने जैसे बताया आपको कि छोटे छोटे जो राजवंश है ना, राजनीतिक शक्तियाँ, छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियाँ अपने अपने एरिया में शासन कर रही थी। तो एक स्वतंत्र राजवंश था वहाँ पर। देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर था, जो 7 से 8वीं सदी के बीच में बना हुआ है। और पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कल्याण वर्मन ने बनाया था। और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का भी नाम मिलता है। तो ये था पलेठी का शिलालेख जो कि देवप्रयाग में है। अब देखते हैं आदिगुरु शंकराचार्य को, क्योंकि इस बीच में 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में शंकराचार्य का भी आगमन हुआ था। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन इस राज्य में हुआ था। और आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागी थी, और उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। कहते कि 820 ईस्वी में केदारनाथ में त्यागा था उन्होंने अपना देह। और आदिगुरु शंकराचार्य ईष्टगढ़ के समय उत्तराखंड आए थे, और इस आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई, जो कि थे ज्योतिर्मठ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका में। शंकराचार्य का जन्म 778 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में हुआ था, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, और जिनके गुरु गोविंद पाद स्वामी जी थे। कहाँ पर हुआ था? 778 में केरल के कलाड़ी में, जो चेर साम्राज्य के अधीन था। उस टाइम पे वहाँ पर चेर, चोर और पांड्य राजे थे ना नीचे, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? गोविंद पाद स्वामी जी थे। आदि गुरु शंकराचार्य के पिता शिव गुरु व माता सुभद्रा थी। और यहाँ पर शुरू होता है एक दूसरा विषय जो कि है कार्तिकेयपुर राजवंश का, और इसे पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को एक बार और रिवाइज़ कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए। बाकी कोई आपका सजेशन हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और जल्द मिलते हैं गाइस आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।